हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो है हिंदी की तैयारी मैं कराऊंगी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 24 से एग्ज़ाम शुरू हैं। अगर आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची है तो आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं दोबारा से बता देती हूँ कि 24 से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम जो है फाइनल ईयर और साथ में जो सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है जिनका, उनके एग्ज़ाम है। सभी के एग्ज़ाम नहीं हैं। बार बार क्वारी आ रही है कि मैडम हमारे भी एग्ज़ाम है, तो कई बार मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो फाइनल ईयर के हैं और साथ में जिनका लास्ट सेमेस्टर है उनके हैं। बाकी जो होंगे वो प्रमोट बेस पर होंगे, यानी कि जो आपके असाइनमेंट होंगे उससे आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है ये विंटर वालों के हैं और समर वालों के नहीं है। तो समर वालों के जो एग्ज़ाम होंगे वो जून जुलाई तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका फर्स्ट पेपर है BAHL, आप जिसका कोड है 301, उससे संबंधित पहले मैंने सिलेबस को बताया था। और ये बुक है आपकी, मैं डायरेक्ट बुक से आपको नोट्स कराऊंगी, ऐसे अलग से कहीं से नहीं। बुक होगी आपके पास। अगर PDF नहीं है तो हिंदी मिरर टेलीग्राम चैनल है, उससे आप अपनी PDF भी उठा सकते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो है 4 खंड में आपका जो है फर्स्ट पेपर डिवाइड है। पहले है आदिकाल। तो अभी फ़िलहाल हम आदिकाल को समझेंगे कि आदिकाल में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। बुक में से ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपनी अंडरलाइन करना है। हाँ, PDF से आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपको लिखना है वहाँ मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर करके आप वहीं से अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। पहले हम टॉपिक देखते हैं। टॉपिक जैसे प्रस्तावना छोड़ दीजिए, उद्देश्य है छोड़ दीजिए, इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, और इसकी पहले हम देखेंगे। जो जो टॉपिक आते चले जाएंगे। हमने फर्स्ट यूनिट ही करनी है, यानी कि फर्स्ट खंड ही हमें करना है। तो चलिए देखते हैं इतिहास की परिभाषाएं। पहले सबसे पहले क्या लेंगे, इतिहास की परिभाषाएं। अब यहाँ पर ये आपको सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ से आप पढ़ेंगे और जहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं वहाँ से आपको मैं बताती हूँ। अब परिभाषाएं, आप जैसे अगर आपका टॉपिक आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, आपके जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं वो भी मैं लेकर आऊँगी। मॉर्निंग में हम थोड़ा पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था MCQ बेस हुआ था, लेकिन जो उससे पहले के आपके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम पेपर खंड देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, परिभाषाएं जैसे महाभारत के अनुसार या फिर हीरोडोटस के अनुसार, तो इसमें से कोई भी आप 3 या 4 या 2 या 3 डेफिनेशंस आप लर्न कर लेना। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके दिमाग में बैठ जाए उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जैसे ये देख लीजिए, हीरोडोटस की कितनी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि इतिहास जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है। उससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा इनमें फेरबदल करके भी, वैसे तो डेफिनेशन में फेरबदल नहीं होता है, लेकिन वहाँ आप एज इट लिखें। लेकिन आप जब आपका जो लर्न करने का तरीका है वो आप किस तरीके से करते हैं, यह आपको अपने हिसाब से तय करना है। अब देखिए यहाँ पर टॉमस कार्लाइल की इतिहास असंख्य जीवन वृत्तों का सार है, बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप इसमें से 2 या 3 डेफिनेशंस लर्न कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस का टिप्पणी में ही इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ से सिर्फ ही आप वैसे तो इतना लेंदी ये नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है, इसको अच्छे से यहाँ से पढ़िए और इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि क्यों है इतिहास जो है विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है। इसमें जैसे पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इतिहास को अलग अलग कारणों के चलते हमें क्या करना है, कला विज्ञान की कोटि में रखा गया है। इतिहास को क्यों रखा गया है, इतिहास को मात्र कला अथवा मात्र विज्ञान कहना उचित नहीं कहा जा सकता। इनको दोनों ही हम कहते हैं, क्योंकि इतिहास के भीतर कलात्मकता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की भी है। क्योंकि आप जब वैज्ञानिक
वास्तविकता पर उसको खरा उतरा है, तभी तो इतिहास को माना गया है। और जो है कलात्मक जो है उसका है ही, जो मैंने आपको बताया कि कलात्मकता की जितनी आवश्यकता है इसमें कलात्मकता की भी आवश्यकता होती है। अब आगे आते हैं इसके प्रश्न। वैसे ही यहाँ पर भी प्रश्न हैं, लेकिन आप इन प्रश्नों के भरोसे मत रहना, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो प्रश्न लास्ट में दे रखे हैं उन्हीं को ही तैयार कर लेते हैं और फिर उनको जो है परेशानी हो जाती है एग्ज़ाम में जाने के बाद। अब यहाँ पर आते हैं लेखन की पाश्चात्य परंपरा पर। पाश्चात्य परंपरा किस तरह से रही है तो पहले देख लेते हैं। इसको पहले पढ़ेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हेडिंग में आ जाएंगे। अब पाश्चात्य परंपरा में वाल्तेयर ने क्या कहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वाल्तेयर इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर देखें यूरोप के 5 प्रमुख इतिहासकारों के नाम लिखने हैं। ग्रीक इतिहास लेखन का प्रथम विद्वान किसे माना जाता है, तो यहीं से आपको ये मिलेंगे विद्वानों के नाम। देखें सारे विद्वानों के नाम यहाँ पर है, तो इसमें से कोई से भी 5 आप विद्वान निकाल सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब चलते हैं आगे, इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। ऊपर क्या था, पाश्चात्य परंपरा। अब इनमें से दोनों परंपराएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं और एक परंपरा भी आपसे पूछी जा सकती है। वैसे मोस्टली जो परंपरा पूछी जाती है वह भारतीय परंपरा ही पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डॉक्टर एस.सी. शास्त्री ने लिखा है, क्यों है भारतीय परंपरा इतिहास लेखन की परंपरा किस प्रकार की है। फिर यहाँ पर वेद के अनुसार, वेद सभी को पता है कि 4 वेद हैं और धार्मिक दृष्टि से जो वह वेद सर्वोपरि माने गए हैं और इनकी जो विषय वस्तु है और गंभीरता के लिए विश्व साहित्य में ये अलग अलग स्थान रखते हैं। 4 वेद सभी को पता है कि 4 वेद हैं और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। वैदिक भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक जो परिस्थितियाँ रही हैं वो इन पर ही आधारित हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री भी प्राप्त की गई है। तो इस तरह से कि जो परंपरा रही है इतिहास की वो कहाँ से मानी गई है, किस तरह से मानी गई है, तो सबसे पहले तो इन्होंने वेद लिए हैं, उसके बाद इन्होंने ब्राह्मण उपनिषद लिए हैं, उसके बाद इन्होंने जो हमारे देश के महाकाव्य हैं उनको लिया है, उसके बाद पुराण लिए हैं, जैन तथा बौद्ध साहित्य लिए हैं। तो ये हमारे इतिहास की परंपरा रही है लिखने की। कुछ साहित्य ग्रंथ भी लिए गए हैं जिनमें से व्याकरण के हैं, साहित्य से हैं, कला संगीत आदि से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद कल्हड़ की जो है ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। कल्हड़ का संबंध वर्तमान कश्मीर से है और यह एक विद्वान कश्मीरी ब्राह्मण थे। माना जाता है कि कल्हड़ के विद्वान पिता कड़पक्का कश्मीर के यशस्वी राजा हर्ष के दरबार में मंत्री थे और विश्व प्रसिद्ध ज्ञान कोश ग्रंथ का जो ग्रंथ राजतरंगिणी है वह भी इन्हीं के द्वारा 1148 में लिखा गया था। और कश्मीर पर लिखे गए इस ग्रंथ का महत्व संपूर्ण भारतीय इतिहास लेखन में अक्षुण्ण रहेगा। तो यहाँ से भी जो है उन्होंने परंपरा जो चली है इतिहास लिखने की, इसको भी आप मान सकते हो, क्योंकि ये सब आधार रहे हैं। जो भी इतिहास लिखा जाता है इन सबको आधार मानकर ही लिखा गया है, इसलिए इनको परंपरा में रखा गया है। अब आते हैं आगे, साहित्य इतिहास अर्थ एवं स्वरूप। अब इसको आपको ढंग से पढ़ना है कि जो इसका अर्थ है और स्वरूप किस प्रकार का है। तो पहले इसका हम जो है अर्थ देखते हैं क्या है। साहित्य इतिहास की अवधारणा एवं परिभाषा क्या रही है। साहित्य इतिहास की जो अवधारणा रही है, अपने विश्लेषण को हमने आगे बढ़ाते हुए जो वार्षिक है उन्होंने लिखा है कि जो साहित्य इतिहास है मानव जीवन की ऊर्जा, उसके सूक्ष्म, उसके चेतना, व्यापक ज्ञान के एक विशिष्ट होने के कारण उसका अपना स्वतंत्र अंतिम सर्वोच्च साधन है। वह एक ऐसी खोज का माध्यम है जिससे मानव मन का पक्ष ढूंढा जाता है जो हमारे अंतःचरमय अस्तित्व से ऊपर है। तो इस प्रकार से साहित्य इतिहास को ज्ञान की ऐसी विधा मानता हूँ जो कृतियों के अध्ययन द्वारा निरंतर परिवर्तनशील जीवधारा का सार्वभौम भीतर विकास, जैविक विकास स्थिर करती है। तो साहित्य इतिहास की अवधारणा में स्वरूप यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर इन्होंने परिभाषाएं ले ली हैं। यहाँ पर इन्होंने
साहित्य इतिहास की जो परिभाषाएं ले ली हैं, लेकिन यहाँ पर हम परिभाषाएं अलग अलग उसके देखेंगे। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या परिभाषा दी, तो आप इतना सा भी अगर पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की डेफिनेशंस काफ़ी मायने रखती हैं आपके लिए, इनको अच्छे से पढ़िए। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बहुत ही अच्छी, आप इतनी सी लाइन भी अगर लिखेंगे तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे परिभाषा के। आगे का अगर आप नहीं लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में ही परिवर्तन होता चला गया या चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत ही अच्छा। और जो इनके द्वारा साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो इतिहासों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे और ये आपके टॉपिक है। आपका ये जो यूनिट थी, ये जो खंड था आपका, मैंने कंप्लीट करा दिया है। कल मॉर्निंग में या शाम में आपकी इकाई 2 कराएंगे, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें आपके टॉपिक करेंगे साहित्य इतिहास का स्वरूप क्या रहा, और यहाँ पर परंपरा में सबसे पहले किसका रहा, गारसा दत्तासी, उसके बाद करीमुद्दीन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे। तो मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इसको पढ़ना है और किस तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे कई स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, तो उन तक इसके नोट्स की जानकारी पहुंचेगी कि उनको किस प्रकार से पढ़ना है। कई बार हमारे पास बुक होती है, सब चीज़ें होती हैं, नोट्स भी होते हैं, लेकिन हमें मेथड नहीं पता होता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो मैंने आपको, हम क्या करते हैं, पूरी बुक लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो जो मैंने बताया कि वहाँ से आपको अपने नोट्स निकालने, तो उन्हीं टॉपिक में से नोट्स निकालिए और अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आपके बुक्स हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो इस PDF को आप पोस्ट कर लीजिए और वहाँ से आप अपना लिखना शुरू कीजिए और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं आपके 24 को जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। साथ में शेयर कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं किसी की। हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम है। इन फ्यूचर भी अगर आपको किस कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको तैयारी कराई जाएगी। और मॉर्निंग में आपके जो पेपर अभी तक हो चुके हैं डिस्क्रिप्टिव, वो मैं लेकर आऊँगी। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए, हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहिए।